दोस्तों नमस्कार। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 का तो आप जानते होंगे कि आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान का क्या महत्व है आपको इतना पता होगा कि इसी से आपकी मेरिट बनती है। इसीलिए सामान्य ज्ञान में अच्छा कमांड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आज क्लास नंबर है 28वां। इससे पहले की सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, आप जानते होंगे। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उससे देखिए और समझिए कि हम लोग कैसे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और आप उसे देख लेंगे तो जितने भी आने वाली क्लासेस होंगी आगे आप उससे फॉलो कीजिएगा, तो देखिएगा उसके बाद आपका जो जीके का लेवल है वो कैसे रहेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि लोकसभा स्पीकर। स्पीकर कौन थे भाई, बता सकते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जीवी मावलंकर या फिर सरदार बलदेव सिंह। इनमें से राइट आंसर कौन सा है, बता सकते हो? बिल्कुल आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं अभी का, यानी कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, उनका नाम क्या है, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि आप लोग बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन थे भाई? ये भारत के प्रथम विधि मंत्री, या फिर आप लोग बोल सकते हैं भारत के प्रथम कानून मंत्री। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आप लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री बिल्कुल आपको याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे उस मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा, वैसे आप लोग जानते हैं जो लोकसभा है इसे हम लोग बोलते हैं निम्न हाउस, यानी कि निम्न सदन, लोअर हाउस। और जो आपका अपर हाउस होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिरला। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का, जो कि उच्च सदन है राज्यसभा, इसके सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति भी बैठा होगा वो कौन होगा? भारत के राज्यसभा का सभापति। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अभी कौन है उपराष्ट्रपति, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा होगा? लोकसभा अध्यक्ष। किसके नियंत्रण में क्या होता है? तो लोकसभा का सचिवालय इनके नियंत्रण में होता है। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 साल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये सिक्के को किस शासक ने भारत में जारी किया था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के हैं। इसे जारी करने वाला था कौन? तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर खिलजी। किसने किया था? इसका राइट आंसर कौन सा है? वह है इल्तुतमिश। कौन सा है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश से बिलोंग करता है, यानी कि वह किस वंश से संबंधित था? तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं उस वंश का नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। गुलाम वंश किसके अंतर्गत आता है? तो वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर 5 वंश थे। कितने? 5। कौन कौन से? सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और अंत में लोदी, और उसके बाद आते हैं बाबर। तो इसका सही आंसर है वही इल्तुतमिश। बलबन ये भी गुलाम वंश से संबंधित है, लेकिन हम लोग इसके समय काल को क्या बोलते हैं? बलबनी वंश। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश से है, और तुगलक तुगलक वंश से। इसमें कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो इसने एक मकबरा बनाया था जिससे बोलते हैं नसीरुद्दीन का मकबरा। क्या बोलते हैं? नसीरुद्दीन का मकबरा, या फिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह है कहाँ पे? कहाँ है? तो नई दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? 1873 में किस संस्था की स्थापना किया गया था ज्योतिराव फुले के द्वारा? उस संस्था का नाम क्या था? इसमें देखिए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, या फिर प्रार्थना समाज। कौन सा संस्था था? तो वह था सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक समाज। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आपने एक नारा सुना होगा, उस नारा का नाम था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। कब हुई थी? 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। किसके द्वारा? तो आप लोग नाम सुने होंगे, एमजी रानाडे। इसके अलावा आत्माराम पांडुकर। आत्माराम पांडुकर। और कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके अलावा और भी कई लोग शामिल थे। अगर हम लोग बात करते हैं 1867 के बारे में, तो इसमें वेद समाज की भी स्थापना हुई थी। किसकी? वेद समाज की। संस्थापक कौन थे? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? वैसे आप लोग जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना, यानी कि उसमें इसका जो प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन था, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। कौन थे? तो 1916 में पुणे से शुरू किया था एक व्यक्ति ने। उस व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने शुरू किया था पुणे से, यानी कि महाराष्ट्र। अगर बात करते हैं हम लोग एक और पर्सनालिटी के बारे में, तो उनका नाम था, क्या नाम था? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इन्होंने कहाँ से इस आंदोलन को शुरू किया था? वह जगह कौन सा है? तो वह जगह है मद्रास, जिसे हम लोग आज जानते हैं चेन्नई के नाम से, तमिलनाडु में। इन दोनों के द्वारा, इन दो जगहों से शुरू किया गया था होम रूल लीग आंदोलन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस देश से इस अवधारणा को लिया गया था, तो उस देश का नाम है आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। आयरलैंड है कहाँ पे? तो आयरलैंड है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। इसकी कैपिटल कहाँ है, यानी कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है, उसका नाम है डबलिन। क्या नाम है? डबलिन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। कैनबरा। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। कहाँ है? प्रिटोरिया। अमेरिका बताइए? वाशिंगटन डीसी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सल्तनत शासन के दौरान वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, यहाँ से अगर प्रश्न आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि सल्तनत काल में बहुत सारे विभाग बनाए गए थे और उसका अजीबोगरीब नाम हुआ करता था, जो कि लोग नहीं जानते हैं और लोग उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते होंगे। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और
जितने भी विभाग बने हुए थे सल्तनत काल में, उससे आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है वित्त विभाग, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम लोग जानते थे उस समय दीवान ए विजारत के नाम से। किसके नाम से? दीवान ए विजारत। किसको? वित्त विभाग को, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पर बात करते हैं दीवान ए कोही के बारे में, तो इसका मतलब था कृषि विभाग। क्या था? कृषि विभाग, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दीवान ए बंदगान, इसका मतलब हुआ करता था दास विभाग। कौन सा विभाग? दास विभाग, ठीक है। अगर बात करते हैं दीवान ए अर्ज के बारे में, दीवान ए अर्ज, तो इसका मतलब हुआ करता था सैन्य विभाग। कौन सा विभाग? सैन्य विभाग। बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो कि आपको याद नहीं हो सकता है या फिर याद नहीं होगा। आप आराम से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि शाहना ए मंडी किसने बनवाया था? तो इस डिपार्टमेंट को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कलाकार भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम यह किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तो तमिलनाडु। भरतनाट्यम क्या है? तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है। किस राज्य का? तमिलनाडु का। भारत में कितने क्लासिकल डांसेस हैं, यानी कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? क्या इसके बारे में आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु। इसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम यह किस राज्य का है? तो यह केरल का। इसके बाद सत्रिया, यह कहाँ का है? असम। इसके बाद है ओडिसी। ओडिसी सिंपल है, यह कहाँ का होगा? उड़ीसा का। 5वें नंबर पे मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का होगा? राजस्थान या फिर मणिपुर? तो मणिपुर। एक और है कथक। कथक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 7वें नंबर में वो कौन सा होगा? वो है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आप पूछोगे कि एक 8वां कहाँ है? तो यहीं पर है, क्योंकि एक राज्य का 2 है। एक का नाम है कथकली, दूसरे का नाम है मोहिनीअट्टम। किस राज्य का? तो केरल का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई या फिर हेमा मालिनी। तो आप लोग जानते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम से हैं, सोनल मानसिंह ये भी भरतनाट्यम से हैं, लेकिन इसके अलावा ये ओडिसी के भी डांसर हैं। ओडिसी। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम से हैं। बिल्कुल आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो विक्रम साराभाई के बारे में। उनकी पत्नी कौन थी? तो मृणालिनी साराभाई। हेमा मालिनी ये नहीं है, ये किससे हैं? तो आप लोग जानते हैं मोहिनीअट्टम। किस राज्य का है मोहिनीअट्टम? केरल का। तो इससे संबंधित है हेमा मालिनी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और दुनिया भर के डांसर हैं, सबके बारे में जानना होगा। गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? गोमतेश्वर की मूर्ति ये किस धर्म से संबंधित है? इससे हम लोग बोलते हैं बाहुबली की मूर्ति। क्या बोलते हैं? बाहुबली की मूर्ति। किस मूर्ति को? तो गोमतेश्वर की मूर्ति। वैसे है कहाँ पे? ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। इस जगह में क्या हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की
यहीं पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप बताइए क्या किस धर्म से संबंधित होगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं उस धर्म का नाम है जैन धर्म। कौन सा? तो जैन धर्म। बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो। याद नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम नहीं जानते, ये आप बता सकते हो। गुप्तेश्वर की मूर्ति, जिसे बोला जाता है बाहुबली की मूर्ति, यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और यह किस धर्म से है? यह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सामूगढ़ के युद्ध आपको बता भी देता हूं, यह होता है 1658 में। किसके बीच में होता है तो बताइएगा। औरंगजेब एंड दारा शिकोह। औरंगजेब और दारा शिकोह। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा युद्ध है जिस युद्ध के बाद औरंगजेब आगरा किले पर कब्जा कर लेता है, बता सकते हो? बताना होगा। उस युद्ध का नाम है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि आगरा से 13 किलोमीटर दूर है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब कब्जा कर लेता है आगरा के किले पर, यानी कि पूरे आगरा में। उसके बाद अपने पिता को बंदी बना करके आगरा के जेल में डाल देता है। ऐसा काम कौन करता है? तो औरंगजेब करता है। इसके बाद 1659 में औरंगजेब एक युद्ध और करता है। किसके साथ? तो अपने भाई दारा शिकोह के साथ। उस युद्ध को हम लोग जानते हैं देवराय के युद्ध के बारे नाम से। कौन सा युद्ध? देवराय, या फिर देवराय आप बोल सकते हैं। उस युद्ध में क्या होता है? तो औरंगजेब की जीत होती है और दारा शिकोह की हार होती है। उसके बाद दारा शिकोह को बंदी बना करके दिल्ली की सड़कों में घुमाया जाता है और अंत में उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके गर्दन वाले हिस्से को दफनाया जाता है। कहाँ पे? आगरा का जो किला है, यानी जो ताजमहल है उसके बगल में। और जो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा है उसे दफनाते हैं हुमायूं के मकबरे में। कहाँ? तो नई दिल्ली में। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। इसमें क्या है? नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी, नाटी किस राज्य का है? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? एग्जाम में यही आएगा, तो कैसे करेंगे? बताना होगा वहाँ पे, इसीलिए याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वैसे हिमाचल प्रदेश के और बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कीजिए, इसमें क्या है, आराम से याद कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, फिर भी आपको कम से कम एक राज्य का 8 से 10 लोक नृत्य याद होना चाहिए। और उस डांस की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसएससी अब ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा डांस कहाँ का है। ऐसे प्रश्न कम आते हैं, लेकिन उस डांस की क्या विशेषता है उसके बारे में आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। या फिर जो उस डांस को करने वाले, अगर हम बात करते हैं अगर क्लासिकल डांस की, तो उस डांस को करने वाले जितने भी कलाकार हैं उसके बारे में जितने फैक्ट्स हैं वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है या फिर हल्के में नहीं लेना है। तो आपको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।